नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवम गुप्ता आप सबके बीच सीईओ ऑफ फाउंडर बड़े लोग के बीच में आज आपके लिए एक नया टॉपिक, नया अध्याय, नया एपिसोड लेके आया हूँ। मेरा एपिसोड नंबर 2 है, जो कि एपिसोड नंबर कल एक था, जिसका आपने बहुत ही प्यारा दुलार, बहुत ही बढ़िया लाइक और व्यूज़ दिए, कमेंट दिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज भी हमारा दूसरा अध्याय आ रहा है। आप सब इसको यूट्यूब पे देखें, हमारे फेसबुक चैनल पे देखें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अध्याय अच्छा ला रहा हूँ मैं। और जो हमारी गलतियाँ हैं मैं उसका सुधार शुरू किया हूँ, और जो हमारी गलतियों का सुधार है मैं उसको धीरे धीरे हर एक एपिसोड में अपनी सुधार करूँगा, गलतियाँ ना करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज सब देखिए, अध्याय नंबर 2 में मैं आज एक ऐसे शख्स की जीवन परिचय लेके आया हूँ कि जिससे आप लोग प्रेरणादायक नहीं, एक आगे बढ़ने का ग्रोथ आपको नज़र आएगा। मैं ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शख्स वो शख्स नहीं, वो एक मैं आदमी की नहीं, मैं एक औरत की बात कर रहा हूँ। वो औरत के बारे में मैं जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ कि जिस औरत के बारे में आप सब देखेंगे और जानेंगे, सुनेंगे, वो औरत कोई और नहीं, हमारे माननीय नारायण मूर्ति जी की वाइफ सुधा मूर्ति जी हैं। आइए मैं आप उनको रूबरू कराती हूँ। सुधा मूर्ति जी का जन्म मैं बता रहा हूँ आपको कि सुधा मूर्ति जी का जन्म था 19 अगस्त 1950 में हुआ था। 19 अगस्त 1950 में उनका जन्म हुआ था। और सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत ही सादा सिंपल वैवाहिक जीवन जीती थी। उनको ज़्यादा फैशन का, ज़्यादा घूमने फिरने का, ज़्यादा सामग्री खरीदने का शौक़ नहीं था। वो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल और सादा जीवन जीने का उनका बहुत ही इच्छा था, और वो सादा ही जीती थी। वो कभी भी देखो तो चप्पल, सैंडल, जूता कोई फिक्स नहीं रहता। वो ज़्यादातर गाँव में लकड़ियों का जो खड़ाऊँ बोलते हैं, वो ज़्यादा उसे पहनने में अपने आप को स्वाभाविक समझती थी, इसलिए वो सांस्कृतिक दायित्व से बहुत ही प्राक्रमण और संक्रमित, जो कि है कि साधारण और सिंपल सादा जीवन जीने का उनका शुरू से आदत था। बचपना उनका सादा सिंपल में था, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक ऐसे मंजिल में ठान लिया, एक ऐसे ढलान पे ढाल दिया कि जहां उन्होंने सादा जीवन जीने का एक आदत किया। और मैं आपको बता, उनका कहना था कि बिजनेस को ग्रो करने में कोई वो नहीं है, कि उनका ये कहना था कि बिजनेस को आप ग्रो मत करें, बिजनेस को ग्रोथ करें। और ग्रोथ का मैं अंतर बताता हूँ आपको कि ग्रो मतलब है कि आप टाइम से जाएंगे, आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, उससे ये ग्रो नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस पे पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस दें, कर्मचारियों पर पूरा फोकस दें, अपने मशीन, अपने टेक्निक, अपने ऑर्डर आने वाले, अपने हर एक व्यक्ति पर पूरा फोकस दें। उसे ग्रोथ बोलते हैं, उसे आगे बढ़ाना बोलते हैं। तो उनका ये मकसद था। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कपिल शर्मा शो में सुधा मूर्ति जी आई थी, और उस कपिल शर्मा शो में उन्होंने ये कहा था, अपनी वैवाहिक, अपने सादा सिंपल जीवन के अपने रूबरू करवाई थी। और आपने देखा था उनका पहनावा, उनका ओढ़ाव, उनका कपड़ा, उनका डिजाइन, उनका फैशन एक सादा सिंपल। उन्होंने आज तक वो फैशन की ही नहीं है। उन्होंने एक साड़ी में 19 वर्ष बिता दिए। उन्होंने कसम खाए थे, काशी विश्वनाथ में उन्होंने पहली बार दर्शन के लिए गए थे। बनारस के काशी विश्वनाथ में उन्होंने गंगा जी में जब डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर उन्होंने जब बाहर आया तो पंडित जी उन्हें मिले। पंडित जी बोले कि आपकी जो मनपसंद चीज़ है, आपकी जो मनपसंद ख्वाहिश है, उसको आपको दान करना पड़ेगा, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सुधा मूर्ति जी ने सोचा कि मेरे तो 3 ही ख्वाहिश हैं, एक किताबें पढ़ना लाइब्रेरी में, और दूसरा मेरा ये था कि सिनेमा देखना। वो पिक्चरें बहुत देखती थी, तो दूसरा था उनको पिक्चरें देखना, और तीसरा था उनको कपड़े खरीदना। सुधा जी साड़ी बहुत खरीद के पहनती थी। बोली, मुझे अगर मैं कपड़े बुक पढ़ना छोड़ दूँगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, आगे की जानकारी मुझे कैसे मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर वो बोली कि मैं सिनेमा में पिक्चरों देखना छोड़ दूँगी तो नई नई टेक्निक, नई नई जानकारियाँ मुझे नहीं मिलेगी। नए नए टेक्निक से जो मैं प्रेरित होकर मैं आगे अपना ग्रोथ कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। फिर तीसरा देखा उन्होंने साड़ी खरीदना। बोली, हाँ मैं ये छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मैं साड़ी खरीद के ना पहनूंगी तो कोई मेरा वो नहीं होगा। मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उससे पहन के अपना गुजारा, अपना जीवन यापन बिता सकती हूँ। तो उन्होंने साड़ी खरीदना छोड़ दिया। उन्होंने अपने मनपसंद, अपने मनोकामना के लिए अपनी मनपसंद चीज़ त्याग दी। ये है हमारे माननीय श्री सुधा मूर्ति जी। और मैं बता दूँ आपको, सुधा मूर्ति जी के 2 बच्चे थे और एक बेटी थी, जिनका नाम था अक्षता मूर्ति। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री ऋषि सुनक जी हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और दूसरे बेटे का नाम उनके रोहान है, जो कि अभी बिजनेस को टाइकॉन इंडिया के वो उन्होंने जॉब शुरू किया है, काम वगैरह, बिजनेस, अपने जो बिजनेस एम्पायर है उसको ग्रो करने के चक्कर में उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ।
और सुधा मूर्ति जी के बारे में मैं एक रोमांचक चीज़ आपको बता देता हूँ। वो रोमांचक चीज़ ये है कि सुधा मूर्ति जी एक बार स्कूल में, जब छोटी थी वो 10-12 साल की थी, तब वो स्कूल में एक बार उनको टीचर बोले आप मॉनिटर बन जाओ। तो सुधा मूर्ति ने घबराते हुए बोला ठीक है मैं मॉनिटर बनने के लिए तैयार हूँ। तो जब वो मॉनिटर बनी तो बच्चे उनको मॉनिटर बनते देख शोर शराबा कि हमारे ग्रुप के मॉनिटर बन गए हैं, हम कुछ भी गलतियाँ कुछ भी शोर शराबा करेंगे उसको अनदेखा कर दिया जाएगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। तो इससे सुधा मूर्ति जी बहुत परेशान हो गई, बहुत शोर शराबा, बहुत ही बच्चे परेशान करने लगे। तो टीचर आई देखी और सुधा मूर्ति को बहुत डांट दी, बहुत बोली और बोले सुधा मूर्ति जी आप जिम्मेदारियां नहीं समझती, आप मॉनिटर का फर्ज नहीं समझती, आप स्कूल में बच्चों को शोर शराबा कराती हैं, जो कि स्कूल में बच्चे शांति के लिए आते हैं और आप इनको शोर शराबा करा रही हैं, इसमें आप गलती आपकी है। सुधा मूर्ति जी ने देखा कि इसमें गलती हमारी निकल रही है, हमारे वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, टीचर परेशान हो रहे हैं, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। तो उन्होंने टीचर से एक आखिरी उन्होंने वो मांगा, एक आखिरी माफ़ी मांगी, एक बार चांस मांगा। एक बार उन्होंने बोला कि मुझे एक आखिरी चांस दो, मैं कोशिश करूंगी। जब सुधा मूर्ति जी ने अपनी आखिरी चांस मांगी तो टीचर ने बोला कि चलो कोई बात ना, एक चांस और देना जरूरी है। वैसे तो 7 या 10 चांस बच्चों को देना पड़ता है, लेकिन सुधा मूर्ति ने एक आखिरी चांस मांगा है तो उनको दे देते। तब आखिरी चांस जब मिला सुधा मूर्ति ने खुश हुई और दूसरे दिन क्लास में उन्होंने बच्चों को बोला कि शोर शराबा शांति आप तभी कर सकते हो जब हमारे सवाल का जवाब दे सकते हो। तो बच्चों ने बोला क्या? बोला मैं एक ऐसे कहानी, ऐसे रूबरू के बारे में, ऐसे आपको पुरानी संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप जो समझोगे और देखोगे वो चीज़ आप समझ के सोच के आप ये चीज़ समझना कि वो जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो चीज़ आप समझना, और उसके जवाब अगर आप आंसर हमें दे दिए तो आप शोर शराबा आप कुछ भी करो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, मैं टीचर को अपने आप पर निर्भर करूँगी। तब उन्होंने बहुत ही मनकरण साउथ की पुरानी कहानियाँ, भारत की संस्कृति, उन्होंने बनारस में आई थी, काशी विश्वनाथ की सारी संप्रदाय, सारी कहानियाँ जो वो पढ़ती थी, किताबें पढ़ने का उनको बहुत शौक था, वो किताबें बहुत पढ़ती थी। तो उन्होंने किताबें पढ़ने के चक्कर में जो कहानियाँ अपने दिमाग में बैठाई थी, जो उन्हें प्रेरणादायक लगती थी कहानियाँ, वो सारी कहानियाँ उन्होंने उन बच्चों को सुनाना शुरू कर दिया। और बच्चे को कहानियाँ सुना रही, सारे बच्चे शांत होकर सुन रहे हैं, सारे लोग एकदम मन लगा के सुन रहे हैं। तभी टीचर आ गई क्लास में। टीचर ने देखा, बोला वाह सुधा मूर्ति, तुमने तो एक टीचर के रहते हुए बच्चे शोर शराबा करते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसे कहानियां सुनाई, ऐसे बच्चों को प्रेरणादायक किया कि बच्चे ना तो रो रहे हैं, ना तो चिल्ला रहे हैं, ना तो शोर शराबा कर रहे हैं, वो अच्छे से तुम्हारी कहानियों का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और सीख रहे हैं। तुम एक दिन जरूर आगे जाओगी, एक दिन जरूर आगे बहुत कुछ करोगी। आज से तुम एक अध्याय लिखो, एक लेखिका बनो। तब से सुधा मूर्ति ने एक लेखक बनी, एक साउथ की लेखक, एक ऐसी लेखक, एक ऐसी राइटर बनी कि उन्होंने आज वर्ल्ड में नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्होंने 16,000 किताबें उन्होंने डोनेट किया है, 16,000 किताबें उन्होंने पढ़ी है, और 16,000 किताबें पढ़ने के साथ 1.5 करोड़ किताबें उन्होंने डोनेट की है। आज सुधा मूर्ति जी 1.5 करोड़ किताबें, लोग पैसा दान करते हैं, लोग कपड़े दान करते हैं, लोग क्या न जाने क्या क्या दान करते हैं, लेकिन पहली ऐसी प्रथम महिला हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ किताबें उन्होंने दान दी। उन्होंने बुक्स दान दिए बच्चों को लेके बड़ों तक कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो। और एक बार इनकी कहानी मैं बता दूं, रतन टाटा के पिता माननीय श्री जमशेद टाटा जी के बारे में मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको कि वो एक बार इंजीनियरिंग की कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए उन्होंने एक वैकेंसी निकाला था टाटा टेलीकॉम में उन्होंने वैकेंसी निकाला था जिसमें कि 16,000 पदवी की खाली थी, लेकिन सारे के सारे जेंट्स थे। तब घबराई और गुस्से में सुधा जी ने रतन टाटा जी को एक खत लिख डाला, और उस खत में अपनी सारी प्रेरणादायक लिखा कि मैं आपसे गलत हूँ, आपसे नाराज हूँ, आपसे शर्मिंदा हूँ कि आप भारत को आगे ले जाने के बजाय आप भारत को नीचे डुबा रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के बजाय आप महिलाओं को कैद कर रहे हैं। आपको ये हक नहीं बनता है कि आप जो कंपनियों में जो ये कर रहे हैं, इन सिर्फ आदमियों की आप आगे बढ़ा रहे हैं, आदमियों को आप नौकरी दे रहे हैं और औरतों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। इस चीज़ से मैं आपको नाराज हूँ। जमशेद टाटा जी ने देखा, RD टाटा जी ने देखा, बोला अरे ये क्या, ये मुझे खत मिला। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसका जवाब नहीं भेजा, डायरेक्ट उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप आइए और ज्वाइन लेटर लीजिए हमारी कंपनी में, आप इंजीनियरिंग का जॉब लीजिए और आप जॉब लेके आप कारोबार संभालिए। उन्होंने टाटा टेलीकॉम में कारोबार संभाला। टाटा जी ने उन्हें बुलाया और बुलाकर उन्हें सम्मानित किया कि आज से महिलाएं हर कॉलेज में पढ़ेंगी, महिलाएं हर शब्द, हर इंजीनियरिंग, MBA, BEd, BCom, MCAT सब कुछ करेंगी।
कोई नहीं रोकेगा। हर एक कॉलेज में फैसिलिटी दी गई कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तब पहली महिला ऐसे सुधा मूर्ति जी ने इंजीनियरिंग का कॉलेज टॉप करके, और इन्होंने आया था यहाँ पर टाटा जी के पास रखी थी। एक इनकी छोटी होने का, जब इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था, तब इनकी एक छोटा सा टॉपिक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं भूल जा रहा था कि इन्होंने जब एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में ये गई थी, इनके माता पिता तो मान नहीं रहे थे कि नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ती, इंजीनियर नहीं बनती लड़कियां, आप MBA कर लो, आप कुछ और कर लो, लेकिन इंजीनियरिंग मत करो। इन्होंने अपने माता पिता को समझाया और आगे बताया कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी, मैं अपने देश की रक्षा करूँगी, अपनी देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाऊँगी, अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी, अपने देश की मैं पुरानी कल्चर संस्कृति को आगे बढ़ाऊँगी। ये बोल के तब इनके माता पिता खुश हो गए। जानकारी के लिए वो तैयार हुए। फिर वो एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की दाखिला के लिए गए। जब इंजीनियरिंग का दाखिला हुआ, इनका जब एडमिशन हुआ, तो प्रिंसिपल घबरा गया कि पहली बार कोई लेडीज इंजीनियरिंग के लिए दाखिला के लिए यहाँ पर हमारे पास आई है, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब प्रिंसिपल ने बोला कि मैं आपको एक टेस्ट पास करना होगा, और उस टेस्ट में अगर आप पास हो गई तो आपका इंजीनियरिंग का दाखिला होगा। तब जाके सुधा मूर्ति जी को एक ऐसा भयानक, मतलब एक ऐसा टेस्ट दिया कि जिससे सुधा मूर्ति जी पास ना हो पाए और वो लड़कों के साथ इंजीनियरिंग करने के लिए आ ना पाए। लेकिन सुधा मूर्ति तो सुधा मूर्ति थी, उन्होंने तो बचपन से ही लाखों, इतने हजारों किताबें, 16,000 किताबें पढ़ ली थी बचपन से। मजाक बात है, उनको इतनी कहानियाँ याद थी, इतने आप टॉपिक्स याद थे कि वो परेशान थे। जब उनको प्रिंसिपल ने वो टॉपिक दिया, पेपर में एग्जाम देने के लिए दिया कि आप एग्जाम दो, पास हो गए तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप दाखिला होगा, वो एग्जाम को टॉप कर गई, एग्जाम को वो पास कर गई। प्रिंसिपल घबरा गए और उनको एडमिशन लिया। लेकिन जिस कॉलेज में 599 लड़के थे, उसमें अकेले सुधा मूर्ति एक अकेली औरत थी जो लेडीज थी, जो पढ़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि 599 बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें बदतमीजी करते थे, उन्हें बोलते थे, उन्हें क्या क्या नहीं बोला, लेकिन वो सारी चीज़ों को दूर किया। और सारी चीज़ों को दूर किया, उन्होंने माइंड पर कुछ नहीं लिया, अपने दिमाग में अपने दिल को शांत करके वो बस पढ़ाई करती रही। और पढ़ाई भी ऐसा किया कि उन्होंने फर्स्ट डिवीजन आने में उन्होंने टॉप कर दिया। ब्लैक बोर्ड पे जब नंबर दिखा, पहला नाम, टॉप पे नाम सुधा मूर्ति जी का था। उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की, ऐतिहासिक पढ़ाई करके उन्होंने टॉप कॉलेज को नंबर 1 पे लेके आया। और तब जाके प्रिंसिपल और सारे बच्चे उनसे आके टॉपिक लेने लगे, उनसे जाके इंटरव्यू लेने लगे और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि सुधा मूर्ति जी, मैंने आपको परेशान किया, मैंने आपको गलत समझा, आपको लड़की समझ के आपका अपमान किया, मैं उसके लिए क्षमा और माफ़ी चाहता हूँ कि आपने जो कर दिखाया, मैं एक लड़का होकर 599 लड़के की टीम होकर मैं नहीं कर सका। ये है हमारी सुधा मूर्ति जी। इनके बारे में अगर आप देखेंगे, आप कुछ कहेंगे तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। आप गूगल पे, यूट्यूब पे इनके बारे में सर्च करें, इनकी जानकारी लें। एक ऐसी महिला है कि इन्होंने कैसे क्या से क्या कर दिया और कहाँ से कहाँ ले गई। तो मैं ऐसे बता देता हूँ महिला के बारे में आपको कि सुधा मूर्ति जी एक ऐसी औरत हैं, इनके अंदर ना तो खौफ है, ना डर है, ना तो कुछ एक कर दिखाने का जज्बा है। बस यही चीज़ उनके अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। सुधा मूर्ति जी 3 बेडरूम का एक कमरा था, एक मकान था, उसी में रहती थी। और इनका आज 4 बेडरूम का एक मकान है। पहले तो 3 था, अब 4 हो गया। 4 क्यों हो गया मैं बताता हूँ। 3 बेडरूम का मकान था। कोई पूछता था इंटरव्यू में कि सुधा मूर्ति जी, आपके बेडरूम का मकान का बेडरूम कितना है? 2 बताती थी। कितना? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि ये 2 इसलिए बताती थी कि एक बेडरूम में खुद रहती थी, एक में इनके पति श्री नारायण मूर्ति जी रहते थे, और तीसरा जो था उसको लाइब्रेरी बना रखा था, जिसमें कि नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी दोनों जन लाइब्रेरी अपना बुक्स रखते थे, पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, अपनी सारी सिस्टमेटिक, अपनी सारी व्यवस्थाएं उसी में रखी थी। इसलिए ये किसी को 2 बेडरूम बताते थे। तीसरे का इन्होंने नाम नहीं लिया। और तीसरा, इनके जो दामाद थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जब ये ऋषि सुनक जी, तब इन्होंने एक कमरा बढ़ाने का, एक कमरा और बनाने का इनको अपॉर्चुनिटी दी कि माता जी, सासू माँ, आप एक कमरा और बढ़ाओ। तो इन्होंने एक कमरा और बढ़ा दिया। 3 बेडरूम से इन्होंने 4 बेडरूम किया। एक लाइब्रेरी का 2 बेडरूम थे, जिसमें कि इन्होंने 3 बेडरूम, एक लाइब्रेरी की। लेकिन जब इनका इंटरव्यू फिर से हुआ तो इन्होंने इंटरव्यू में फिर जवाब दिया कि मेरे पास 2 ही बेडरूम है। इंटरव्यू में मीडिया इनसे पूछा कि मैम आपके पास कितने बेडरूम है? इन्होंने बोला बस 2 बेडरूम है। ऋषि सुनक जी इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने फ़ोन लगाया कि माता जी आप ये क्या कह रही हैं, आपके पास तो 4 बेडरूम है, आप एक लाइब्रेरी बना रखी, 3 बेडरूम, एक लाइब्रेरी होना चाहिए। बोली ना 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 ना, मेरे पास 2 ही बेडरूम है। जो आपने रूम बढ़ाने के लिए बोला था, मैं उसका भी लाइब्रेरी बना दी। मेरे पास 2 लाइब्रेरी, 2 रूम हो गए। एक लाइब्रेरी आपके ससुर जी के और एक बेडरूम उनका हो गया। एक लाइब्रेरी, एक बेडरूम मेरा हो गया, आपकी सासू माँ का। इसलिए वो कभी भी दिखावा नहीं करती थी, कभी भी वो
ये चीज़ नहीं दिखाती थी कि मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ। वो अपनी बिजनेस को इतना ग्रोथ किया, आज प्रथम महिला हैं, पहले बिजनेसमैन इतनी है, ऑल इंडिया ओवर उनका क्या क्या बिजनेस नहीं चलता। वो सुधा मूर्ति जी एक सादा सिंपल साड़ी में रहती हैं। वो आज 19 साल हो गए उनको, बनारस में उन्होंने जब से अपना साड़ी का मनोकामने के लिए अपना मनपसंद चीज़ दान दे दिया, आज तक वो कपड़े नहीं खरीदे, वो साड़ी नहीं खरीदे। उनके पास जो वस्त्र हैं वही अदल बदल पहनते हैं, या तो कोई दे देता है उसको वो पहन लेती हैं, लेकिन अपने पैसे से उन्होंने आज तक कोई कपड़ा नहीं खरीदा। ये होती हैं सुधा मूर्ति जी। हमारे देश को गौरव, हमारे देश की महिला को प्रथम आगे बढ़ाने वाली सुधा मूर्ति जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं शिवम गुप्ता, CEO ऑफ फाउंडर, बड़े लोग के बीच में आपका स्वागत है। और मैं कल एक ऐसी टॉपिक के बारे में आप सबको और लेके आऊँगा। हमारी लाइव वीडियो पर आप सब आए, यूट्यूब पे लाइव आए और देखें। हमारे यूट्यूब के चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हमें बताने में नहीं बता पाया, जो गलतियाँ हमसे छूट गई, वो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में पूरी ध्यान से, पूरी मनोकामना से वो वीडियो में आगे ले जाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम। आज सबके बीच मैं शिवम गुप्ता, नमस्कार।